यह है साउथ की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जहां आपको आखिर तक बने रहना पड़ेगा क्योंकि कहानी ट्विस्ट से भरी हुई है। एक ऐसा गैंग था जो लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके अश्लील वीडियो बनाता था और बाद में सब कुछ ऐसे दिखाता था जैसे मर्डर या सुसाइड हो गया हो। लेकिन एक अफसर को शक होता है और वहीं से शुरू होती है एक दिल दहला देने वाली सच्चाई की तलाश। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमने हिट 3 का भी एक्सप्लेनेशन किया है, लिंक नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर जोसेफ से, जो अपने घर में अकेला बैठा होता है और एक खत लिख रहा होता है। कुछ देर बाद वो कमरे में वापस आता है और चुपचाप फांसी का फंदा गले में डालकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। उसी कमरे में अब एक गैंग दिखाई देता है। 5 लोग एक साथ बैठे हैं, पर हमें इस सीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी हमें 8 महीने आगे ले जाती है। एक पुलिस स्टेशन में एक बस आकर रुकती है। बस कंडक्टर पुलिस वालों को बताता है कि उनकी बस में एक चोरी हुई है। एक बुजुर्ग महिला की सोने की चेन गायब हो गई है। उस महिला को शक है कि उसके बाजू में बैठी 2 औरतों में से किसी एक ने उसकी चेन चुराई है। पुलिस सबसे पहले पूरी बस की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद एसआई उन दोनों महिलाओं से सीधे कहता है, अगर तुमने चेन चुराई है तो चुपचाप लौटा दो, केस फाइल नहीं होगा, वरना अगर सीआई साहब आ गए तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। लेकिन दोनों महिलाएं चोरी से साफ इनकार करती हैं। तभी एंट्री होती है एक सख्त, गुस्सैल और जरा भी नरमी न दिखाने वाले अफसर सीआई हरिशंकर का। जब उन्हें बताया जाता है कि शक इन 2 महिलाओं पर है, तो वो बिना किसी देरी के पहली महिला से पूछताछ शुरू कर देते हैं। पहली महिला रोते हुए कहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया और वह गर्भवती भी है, लेकिन हरिशंकर उसकी एक नहीं सुनता और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। यह देख दूसरी महिला डर के मारे कांपने लगती है और डर के मारे कबूल कर लेती है कि चेन उन्हीं के पास है। वो चेन लौटा भी देती है। मगर हरिशंकर यही नहीं रुकता। पूरे थाने के स्टाफ को जलील करते हुए चिल्ला उठता है, अगर तुम में दिमाग नहीं है तो पुलिस की नौकरी क्यों कर रहे। इतनी कड़वी फटकार सुनकर सारे पुलिस वाले डर जाते हैं। वो हरिशंकर से धीरे से कहता है, सर, अगर वो औरत वाकई में प्रेग्नेंट निकली तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हमें कुछ तो करना चाहिए। हरिशंकर उसे झिड़कते हुए कहता है, अपनी नौकरी देख, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। एसआई का डर बढ़ता जाता है। वो चुपचाप डीवाईएसपी को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि हरिशंकर ने एक प्रेग्नेंट महिला को बेरहमी से लात मारी है। अगर वो महिला सच में प्रेग्नेंट हुई तो थाने का हर अफसर फंस जाएगा। डीवाईएसपी तुरंत हरिशंकर को फोन लगाता है, पर हरिशंकर वहाँ भी अपनी धौंस दिखाता है और डीवाईएसपी पर ही चिल्ला पड़ता है, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने उसके खिलाफ ऊपर शिकायत की है और अब उसे पता लगाना है आखिर कंप्लेंट किसने की है। इसके बाद हरिशंकर थाने के सभी पुलिस वालों को सामने खड़ा करता है और गुस्से में सब पर चिल्लाता है, जिसने भी मेरी चुगली की है, याद रखना, अगर फिर से किया तो सीधे नौकरी से निकाल दूंगा। उसे अंदर ही अंदर पता होता है कि शिकायत किसने की है, पर वो नाम नहीं लेता। थोड़ी ही देर बाद थाने में आता है चंद्रू नाम का एक बस कंडक्टर। वो हाथ जोड़कर हरिशंकर से कहता है, सर, मेरी बीवी बहुत बीमार है, सर्जरी के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने अपनी बेटी को जो बर्थडे पर सोने की चैन दी थी वो गिरवी रखने गया था। लेकिन ज्वेलर कह रहा है कि चैन नकली है, पर सर, मैं जानता हूँ वो चैन असली थी। हरिशंकर बिना कुछ बोले उसके साथ हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ उसकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, बेटी वहीं बैठी होती है। अब हरिशंकर लड़की को कमरे से बाहर ले जाता है और पूछताछ शुरू करता है। सिर्फ कुछ सवालों में ही उसे अंदाजा लग जाता है कि लड़की कुछ छुपा रही है। थोड़ी देर बाद लड़की कबूल कर लेती है, सर, चैन मेरे हाथ से कहीं गिर गई थी। पर हरिशंकर को पता होता है ये भी झूठ है। फिर आखिर में वो पूरी सच्चाई बता देती है। वो एक लड़के को पसंद करती थी और उसी के चक्कर में चैन बेच दी। अब हरिशंकर चैन की एक फोटो लेता है और अपनी स्क्वाड टीम को भेज देता है और कहता है, इस चैन को ढूंढो, शहर की हर ज्वेलरी शॉप चेक करो। ऑफिसर्स निकल पड़ते हैं। शहर में सैकड़ों ज्वेलरी शॉप हैं, लेकिन सबके मन में सिर्फ एक बात आता है, अगर हमने चैन नहीं ढूंढी तो फिर हमारी नौकरी गई। घंटों की मेहनत के बाद एक ज्वेलर से चैन की डिटेल्स मिल जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्हें ये भी पता चलता है कि इसी पैटर्न में 2-3 और चैनें गिरवी रखी गई थी। वो सारी जानकारी हरिशंकर को भेजी जाती है और चैन भी लाकर उसे सौंप दी जाती है। अब हरिशंकर सीधा निकलता है इंस्पेक्टर जोसेफ के घर, क्योंकि उन्हीं में से एक चैन जोसेफ ने अपनी बेटी को गिफ्ट की थी। जब चैन दिखाकर जोसेफ की बेटी से पूछा जाता है, वो कहती है, हाँ सर, ये मेरी ही चेन है, कुछ गुंडों ने छीन ली थी। हरिशंकर उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है वो झूठ बोल रही है, पर वो कुछ नहीं कहता। और फिर शाम को चंद्रू वापस आता है थाने में। हरिशंकर चंद्रू से कहता है,
मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बेटी को साथ लेकर आना, पर तुम अकेले आ गए। चंद्रू थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब देता है, सर क्या ये इतना जरूरी है? हरिशंकर एक पल के लिए चुप रहता है, फिर कहता है, बताना नहीं चाहता था पर अब जरूरी हो गया है। वो गंभीर होकर बताता है, तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़े फ्रॉड में फंस चुकी है। वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, उसने उसे धोखा दिया, उसकी अश्लील वीडियो बनाई और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसी ब्लैकमेल की वजह से तुम्हारी बेटी ने वो चैन गिरवी रखी थी। लेकिन चंद्रू को इन बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है, सर मुझे नहीं लगता मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हरिशंकर आगे कहता है, तुम्हारी बेटी सिर्फ 17 साल की नाबालिग है और इसी वजह से वो शिकार बन गई। पर चंद्रू अड़ जाता है, सर मैं अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे आप पर नहीं अपनी बेटी पर भरोसा है। अब हरिशंकर डीवाईएसपी साहुल से मिलता है। साहुल उसे कहता है, अब तुम इस केस पर काम नहीं करोगे, तुम्हें साइबर ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा जा रहा है। लेकिन हरिशंकर जानता है ये केस सिर्फ एक केस नहीं है, ये उसके लिए पर्सनल केस बन चुका है। वो साहुल से साफ कह देता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये केस मैं ही खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जब हरिशंकर घर लौटता है, वो अपनी बीवी गीता को बताता है कि उसे हैदराबाद भेजने की बात चल रही है, लेकिन वो केस छोड़ने वाला नहीं है। गीता उसे गौर से देखती है, जैसे समझ रही हो हरिशंकर के मन में कुछ चल रहा है। और तभी हरिशंकर के पास फोन आता है, खबर मिलती है चंद्रू की बेटी ने आत्महत्या कर ली है, उसने फांसी लगा ली। थोड़ी ही देर में चंद्रू थाने में गुस्से से तिलमिलाया आता है। उसका सीधा इल्जाम होता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हरिशंकर। पर हरिशंकर शांति से कहता है, ये उन लोगों की वजह से हुआ जिन्होंने तुम्हारी बेटी को ब्लैकमेल किया। अब जब हरिशंकर चंद्रू की बेटी का चेहरा देखने के लिए जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपने अतीत के दृश्य याद आने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जैसे तैसे उसे घर पहुंचाया जाता है। गीता उसकी हालत देखकर सब समझ जाती है कि पुराना जख्म फिर से हरा हो गया है। और फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद हरिशंकर गीता से सवाल करता है, चित्रा कैसी है? गीता कुछ नहीं कहती, क्योंकि चित्रा हरिशंकर की बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। वो भी उसी तरह फांसी लगाकर अपनी जान दे चुकी थी। लेकिन तभी हरिशंकर गीता पर हाथ उठाने लगता है। गीता घबराकर चिल्लाती है और कहती है, तुम्हारी वजह से ही हमारी बेटी की जान गई है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हरिशंकर एक युवक श्याम का पीछा कर रहा होता है। वह उसे पकड़कर थाने ले आता है। वहाँ पता चलता है कि श्याम ने एएसआई थॉमस की 16 साल की बेटी का अश्लील वीडियो बनाया है। डीवाईएसपी साहुल गीता को फोन करता है और कहता है, जो भी करना पड़े करो, लेकिन हरिशंकर को तुरंत घर ले जाओ। उसका पुलिस स्टेशन रहना अब ठीक नहीं होगा। कुछ देर बाद एएसआई थॉमस थाने पहुंचता है और श्याम को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी कहता है, मेरे पास सिर्फ तेरी बेटी का नहीं, कई लड़कियों के ऐसे वीडियो हैं। यह सुनकर हरिशंकर श्याम का लैपटॉप चेक करता है और उसमें उसे अपनी बेटी नीला का भी अश्लील वीडियो दिखाई देता है। यह देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। वीडियो से साफ होता है कि श्याम ने नीला को झांसा देकर उसकी भी अश्लील वीडियो बनाई थी। हरिशंकर क्रोध से पागल हो उठता है और श्याम की इतनी बेरहमी से पिटाई करता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर गीता को भी सब कुछ पता चल चुका होता है। वह उस वक्त नीला के साथ होती है। नीला रोते हुए अपनी माँ को बताती है, मम्मी श्याम ने मुझे कुछ पिलाया था, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं और उसके बाद ये सब हो गया। उसी समय जब गीता को पता चलता है कि हरिशंकर घर आ गया है, तो नीला डर के मारे अपने कमरे में बंद हो जाती है। गीता हरिशंकर को समझाने की कोशिश करती है कि नीला बहुत डरी हुई है, उसे वक्त दो। लेकिन हरिशंकर किसी भी हालत में कमरे के अंदर जाना चाहता था। वह जबरन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और वहाँ उसे अपनी बेटी नीला फंदे से लटकी हुई मिलती है। यह दृश्य देखकर हरिशंकर बेहोश हो जाता है। उसी दिन से उसे बार बार पैनिक अटैक आने लगते हैं। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। गीता अपनी सहेली से कहती है, कल रात जो हुआ उसके बाद मैं अब हरिशंकर के साथ नहीं रह सकती। जब भी मैं उसके पास होती हूँ, मुझे यही लगता है कि हमारी बेटी की मौत की असली वजह वही है। हरिशंकर यह सब याद करके टूट जाता है। वह अपने उस छोटे से परिवार को याद करता है जो कभी बहुत खुश रहा करते थे। आगे हम देखते हैं कि एएसआई थॉमस, जो कई महीनों से जेल में थे, आज ही रिहा हुए हैं। असल में श्याम की हत्या हरिशंकर ने की थी, लेकिन थॉमस ने उस हत्या का इल्जाम अपने ऊपर लिया था। हरिशंकर इस बात को लेकर हमेशा उलझन में था। आखिर थॉमस ने ऐसा क्यों किया? थॉमस की पत्नी इस सच्चाई से पहले से ही वाकिफ थी। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हरिशंकर डीवाईएसपी साहुल से मिलने जाता है। साहुल उसे बताता है, थॉमस ने यह इल्जाम इसलिए अपने ऊपर लिया क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद पूरा विभाग सस्पेंड हो जाता। वो विभाग की इज्जत बचाने के लिए जेल चला गया।
उसी रात थॉमस अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा हुआ था। तभी अचानक आधी रात को 5 लोग उसके घर में घुस आते हैं। वे खुद को एलिस के दोस्त बताते हैं। एलिस यानी थॉमस की वही बेटी जिसने आत्महत्या कर ली थी। वे कहते हैं कि वे सभी 12वीं कक्षा में एलिस के साथ पढ़ते थे। उन 5 में 2 लड़कियां थी, सेलिन और एना, और 3 लड़के, सत्य, क्रिस्टी और लांस। थोड़ी देर बाद सेलिन और एना नींबू पानी बनाने के बहाने रसोई में चली जाती हैं। नींबू पानी पीने के बाद थॉमस एलिस का कॉलेज ग्रुप फोटो दिखाकर उन सबसे एक सवाल करता है, इनमें से बताओ कि इंग्लिश की टीचर कौन सी है। उनका जवाब सुनकर थॉमस समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसे इन पर पहले से ही शक था, अब उसका शक और गहरा हो गया। तभी क्रिस्टी शाम की एक फोटो दिखाते हुए पूछता है, क्या आप इसे जानते हैं? ये हमारा दोस्त था, आपने ही इसे मारा है, इसकी मौत की वजह आप हैं। थॉमस भड़क जाता है और क्रिस्टी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वे लोग एलिस की अश्लील वीडियो दिखाते हैं। तभी थॉमस की पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता है। तब समझ आता है कि नींबू पानी में जहर मिलाया गया था। मरने से पहले थॉमस की पत्नी आखिरी बार थॉमस को बताती है, सत्य को तुमने नहीं बल्कि हरिशंकर ने मारा था। यह सुनकर वे लोग थॉमस का मोबाइल चेक करते हैं और उसमें हरिशंकर की तस्वीर देख लेते हैं। अब उनका अगला निशाना हरिशंकर बन जाता है। वे अब जान चुके हैं कि जिनके लिए वे थॉमस से बदला लेने आए थे, असल कातिल तो हरिशंकर है। थॉमस जो कल ही जेल से रिहा हुआ था, उसी रात इन लोगों ने उसे मार डाला क्योंकि वे लंबे समय से उसकी रिहाई का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन हरिशंकर जब थॉमस के घर पहुंचता है तो वहां हुई दुखद घटना को देखकर वह हैरान रह जाता है। वह मौके पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। डीवाईएसपी शाहुल को लगता है कि यह एक सामान्य आत्महत्या का मामला है, लेकिन हरिशंकर को कुछ और ही आभास होता है। लेकिन हरिशंकर शाहुल से साफ कहता है कि यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोचा समझा मर्डर है। वह अपनी बात के समर्थन में कुछ अहम सुराग दिखाता है, जैसे कि 5 मेहमानों ने नींबू पानी पिया था जिनके गिलास अब भी गीले थे। डस्टबिन में ताजे निचोड़े हुए नींबू पड़े थे। घर का मुख्य गेट अंदर से बंद था, लेकिन सबूत बताते हैं कि हत्यारे छत के रास्ते से फरार हुए। हालांकि यह सब किसने और क्यों किया, इस सवाल का जवाब अभी भी एक रहस्य था। अब हरिशंकर अपनी बेटी नीला के दोस्तों से शाम के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद वह जोसेफ की बेटी से मिलने जाता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि वह लड़की कुछ छुपा रही है। थोड़ी कोशिश के बाद लड़की टूट जाती है और सच बता देती है, मेरे साथ भी वही हुआ था, मेरा भी अश्लील वीडियो बनाया गया। यहीं से हरिशंकर को एक तीसरी चैन का सुराग मिलता है। वह उस लड़की से पूछता है कि उसे यह चैन कहां से मिली। लड़की बताती है कि वह एक मॉल में काम करती थी और 3 महीने पहले उसे यह चैन एक जीन्स की जेब में मिली थी। हरिशंकर तुरंत उस मॉल में पहुंचता है और वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालता है। फुटेज में एक लड़की नजर आती है, एना, वही लड़की जिसने वह जीन्स बदली थी जिसमें से चैन मिली थी। अब हरिशंकर एना के बारे में और जानने की कोशिश करता है। उधर एना के बाकी साथी क्रिस्टी, लांस और सेलिन उसी इलाके में आसपास मौजूद थे और हरिशंकर को फॉलो कर रहे थे। वे हरिशंकर पर हमला करने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि हरिशंकर ने एना को पहचान लिया है, वे अपना प्लान बदल देते हैं। अब गैंग तय करती है कि वे फिलहाल पीछे हट जाएंगे और कुछ दिन बाद बेंगलुरु लौटकर दोबारा हमला करेंगे। उनकी अगली टारगेटिंग अब बेंगलुरु में होगी। उधर हरिशंकर भी अपनी खोज में जुटा रहता है। वह अपने सीनियर ऑफिसर से अनुमति लेकर खुद भी बेंगलुरु जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि एना अक्सर बेंगलुरु के एक क्लब में देखी जाती है। जैसे ही हरिशंकर बेंगलुरु पहुंचता है, वह जगह जगह जाकर एना के बारे में पता करने लगता है। दूसरी ओर क्रिस्टी और उसकी गैंग भी बेंगलुरु पहुंच चुकी होती है। क्रिस्टी और उसके साथी अब बेंगलुरु में मौज मस्ती और नशे में डूबे रहते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ एक है, सही मौका मिलते ही हरिशंकर को खत्म करना। इसी दौरान देर रात हरिशंकर को उसकी टीम से एक कॉल आता है। टीम का एक सदस्य उसे बताता है, सर, एना को एक क्लब में देखा गया है। एना उस क्लब में डांस कर रही थी जब हरिशंकर वहां पहुंचता है। जैसे ही उसकी नजर हरिशंकर पर पड़ती है, वह तुरंत उसे पहचान जाती है और घबरा कर वहां से भाग निकलती है। हरिशंकर की टीम उसका पीछा करती है, लेकिन एना पहले ही कार से फरार हो चुकी होती है। हालांकि उसकी कार पर पहले ही एक ट्रैकर लगा दिया गया था। एना ने तुरंत क्रिस्टी को फोन करके सारी जानकारी दे दी कि हरिशंकर उसके पीछे पड़ चुका है, लेकिन इस वक्त क्रिस्टी कुछ नहीं कर सकता था। ट्रैकर की मदद से हरिशंकर एना की कार तक पहुंचता है। तभी एना उस पर अचानक हमला करने की कोशिश करती है और इसी दौरान एना की कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एना की मौके पर ही मौत हो जाती है। एना की डेड बॉडी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होती है। कुछ समय बाद उसके दोस्त क्रिस्टी, लांस, सेलिन और सत्य अस्पताल पहुंचते हैं
और उसकी लाश के पास रोते दिखाई देते हैं। तभी एक डॉक्टर उनके पास आती है और पूछती है कि वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन वे पहले से ही गुस्से में होते हैं और गुस्से में आकर उस डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। ठीक उसी समय हरिशंकर अस्पताल में पहुंचता है और उन सभी को रोकने की कोशिश करता है। एक के बाद एक सभी उस पर हमला करते हैं, लेकिन हरिशंकर अकेले ही उन सब पर भारी पड़ता है। मौका देखकर वे सब वहां से भाग निकलते हैं। अब वे और भी ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि हरिशंकर ने उनके चेहरे देख लिए थे। वे अब तय कर चुके हैं, बदला तो लेकर ही रहेंगे। इसके बाद हरिशंकर उस डॉक्टर से मिलता है जिस पर गैंग ने हमला किया था। डॉक्टर बताती है, मैं एना और सैलीन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये दोनों पहले ड्रग्स के ओवरडोज के चलते हमारे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती थे। दोनों मानसिक रूप से अस्थिर थी और ड्रग्स बेचने के धंधे में भी शामिल थी। जैसे जैसे परतें खुलती जाती हैं, कहानी और गहरी होती जाती है। अब हरिशंकर एक स्थानीय पुलिस कांस्टेबल से मिलता है जो एना, सैलीन और श्याम से जुड़ा एक पुराना मामला बताता है। कांस्टेबल कहता है, करीब 8 महीने पहले ये तीनों एक बस में बैठकर खुलेआम ड्रग्स ले रहे थे। जोसेफ सर को इसकी खबर मिली तो वे खुद एक सेल लेकर बस तक पहुंचे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके पास करीब 1 किलो ड्रग्स भी मिला। जोसेफ सर ने इन तीनों को हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में सब कुछ बदल गया। आगे कांस्टेबल बताता है, रास्ते में जोसेफ सर खुद भी उस ड्रग्स को लेने लगे। नशे की हालत में उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने एना के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी, उसके शरीर को छूने लगे। जोसेफ सर ने जब ड्रग्स के नशे में धुत होकर एना और सैलीन को सुनसान जंगल में ले गए, तब उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। जंगल के बीचों बीच ले जाकर दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी। इन सबका गवाह था श्याम, जिसे हथकड़ी लगाई गई थी और जो असहाय होकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसी दिन से श्याम के मन में जोसेफ के खिलाफ बदले की आग जलने लगी। ये सारा सच हरिशंकर और साहुल मिलकर डीएसपी सर को बताते हैं। कुछ देर बाद बस कंडक्टर चंद्रबाबू को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उसे श्याम की तस्वीर दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि क्या वह इस आदमी को पहचानता है और आखिरी बार कब मिला था। चंद्र बताता है कि उस दिन वह बस में अपनी ड्यूटी पर था और अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसकी बेटी का हाल ही में एग्जाम हुआ था, इसलिए वह उसका हाल चाल पूछ रहा था। तभी अचानक बस में कुछ यात्री हंगामा करने लगे। जब वह पास गया तो देखा कि 2 लड़कियां और एक लड़का ड्रग्स ले रहे थे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। चंद्र ने जब देखा कि मामला गंभीर होता जा रहा है तो उसने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जोसेफ मौके पर पहुंचे। साहुल चंद्रू से कहते हैं, तुम्हारी बेटी की मौत इन लोगों की वजह से हुई थी। लेकिन चंद्रू बेहद आहत और नाराज था। वह कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो सिर्फ हरिशंकर को सजा दिलवानी है। यह सुनकर हरिशंकर सोच में पड़ जाता है। वह गहराई से विश्लेषण करता है कि क्रिस्टी की गैंग ने अब तक सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट किया है जिन्होंने कभी उनके साथ कुछ गलत किया था, या तो उनका अपमान किया या उनका शोषण। यही सोचकर वह गीता से मिलने जाता है। साहुल गीता को श्याम की तस्वीर दिखाते हुए पूछते हैं, क्या आप इसे पहचानती हैं? तभी गीता एक पुराना फ्लैशबैक याद करती है, जब वह अपनी बेटी नीला के साथ सफर कर रही थी। उस बस में उसने श्याम, एना और सैलीन को बैठे देखा था। वे तीनों ड्रग्स ले रहे थे। जब गीता ने उन्हें टोकने की कोशिश की तो श्याम ने उस पर हमला कर दिया। तभी बस कंडक्टर चंद्रबाबू वहां आया और उसने पुलिस को बुला लिया। बस का गेट बंद कर दिया गया ताकि कोई भाग न सके। पुलिस ने पहुंचकर इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। यह सुनकर हरिशंकर को पूरा सच समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ वह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसे ये भी समझ में आया कि अगर वो ये सब गीता को बता देगा तो गीता सारी जिंदगी खुद को दोषी मानकर जीती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद अब तक जीता आया है। इसलिए हरिशंकर ने गीता को सच्चाई नहीं बताई। उसने सब कुछ अपने दिल में ही दबा लिया और दोनों का तलाक हो गया। अब हरिशंकर अपने एक विश्वसनीय ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है, बस कंडक्टर चंद्रू पर नजर रखो, उसकी जान खतरे में है, किसी भी वक्त उस पर हमला हो सकता है, इसलिए एक पल की भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब पुलिस टीम चंद्रू के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह तो पहले ही ड्यूटी के लिए बस स्टैंड की ओर निकल चुका है। हरिशंकर तुरंत ही उसका पीछा करता है और बस स्टैंड के पास उसे देख भी लेता है। लेकिन तभी क्रिस्टी की पूरी गैंग अचानक चंद्रू के सामने आ जाती है। वे उसे बेरहमी से मार डालते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। हरिशंकर उसे बचा नहीं पाता। वह मौके पर देर से पहुंचता है और चंद्रू की लाश देखकर उसकी आत्मा तक कांप उठती है। वह घर लौटता है और उसे याद आता है अब अगला निशाना शायद उसकी पत्नी गीता हो सकती है। वह तुरंत गीता के घर की ओर भागता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि गीता अपने मायके गई हुई है। वह अपनी छोटी बेटी और पिता के साथ कुछ समय बिता रही थी।
इसी बीच एक खौफनाक मोड़ आता है। उनकी छोटी बेटी के ऊपर खून के छींटे आ जाते हैं। यह किसी और का नहीं, उनके घर के नौकर का खून था, जिसे क्रिस्टी की गैंग ने बेरहमी से मार डाला। हरिशंकर अब समझ जाता है कि गीता और उसका परिवार असली खतरे में है। वह पागलों की तरह गीता के पिता के घर की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते में क्रिस्टी का वीडियो कॉल आता है। वह हरिशंकर से कहता है, तेरी बीवी और पूरा परिवार अब मौत के मुंह में है। मैं उन्हें जल्द ही मार डालूंगा। हरिशंकर डरा तो नहीं, लेकिन अंदर से थोड़ा हिल जरूर गया था। वह जवाब देता है, मैं पहुंच रहा हूँ, प्लीज तब तक कुछ मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं, गीता के पिता के पास एक बंदूक थी। वे बिना किसी हिचकिचाहट के क्रिस्टी की गैंग पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन क्रिस्टी और उसके साथी छिप चुके थे और एक एक कर उन्होंने गीता के पिता को भी मार डाला। इस बीच गीता बुरी तरह से घायल होती है, बट किसी तरह भाग निकलने में सफल हो जाती है। उसकी मासूम बेटी डर के मारे जंगल की ओर भाग जाती है। क्रिस्टी और उसके साथी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और तभी हरिशंकर वहां पहुंचता है। गीता की आंखों में डर भी था और आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह कांपते हुए कहती है, हमारी बेटी वो जंगल की ओर भागी है और वो चारों उसके पीछे गए हैं। गीता की बेटी मिन्नू डर के मारे एक सुनसान झोपड़ी में जाकर छिप जाती है। इधर क्रिस्टी की गैंग के चारों खूंखार सदस्य जंगल में उसे ढूंढते फिर रहे थे। कुछ ही देर में उन चारों की नजर मिन्नू पर पड़ जाती है। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी झोपड़ी के सामने आकर एक छाया उनके रास्ते में आ खड़ी होती है। हरिशंकर आ चुका था। बाप की आंखों में अब एक ही आग जल रही थी, अपनी बेटी को बचाने की। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त फाइट। चारों दरिंदे मिलकर हरिशंकर पर हमला करते हैं, लेकिन हरिशंकर अकेले ही उन पर भारी पड़ता है। चारों ने सोचा था कि वो एक इंसान से लड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त हरिशंकर एक बाप था जो अपनी बेटी के लिए जान भी दे सकता था और जान ले भी सकता था। लंबी और घातक लड़ाई के बाद हरिशंकर ने उन चारों को अधमरी हालत में छोड़ दिया। तभी वहां पुलिस पहुंचती है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। अब हरिशंकर और गीता फिर से साथ रहने लगे हैं। घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। आज मिन्नू का जन्मदिन है और पूरा घर रोशनियों से भरा हुआ है। डीवाईएसपी साहुल भी पार्टी में आता है। वह मुस्कुराते हुए हरिशंकर से पूछता है, कल तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। हरिशंकर शांति से जवाब देता है, मैं घर पर ही था, मोबाइल बंद था, शायद बैटरी खत्म हो गई थी। तभी साहुल उसे एक न्यूज रिपोर्ट दिखाता है। न्यूज में बताया जाता है कि जिन चारों अपराधियों को कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, वे कल ही जेल से रिहा हुए थे, लेकिन आज सुबह चारों की लाशें मिली हैं। हरिशंकर थोड़ा चौंकता है, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं, चारों अपराधी जेल से बाहर आते हैं। सबसे पहले वो ड्रग्स लेते हैं, वही पुरानी लत। लेकिन नशा चढ़ने से पहले ही उनके नाक और मुंह से खून बहने लगता है। वो बुरी तरह तड़पने लगते हैं। परेशानी और घबराहट में वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। उसकी आंखों में न आग थी न दया, सिर्फ एक ठंडा, शांत और निर्णायक गुस्सा। वह बस इतना कहता है, तुम्हें वही मिला जो तुमने दूसरों को दिया था। वह ड्रग्स जो उन्होंने खुद लिया था, हरिशंकर ने उसमें जहर मिलवाया था। और धीरे धीरे वे चारों वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं और यही मूवी समाप्त हो जाता है। यह थी ऑफिसर ऑन ड्यूटी फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने हिट 3 का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।